स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा हॉल्ट 247 में। जैसा कि आप थंबनेल पर देख रहे हैं टारगेट जेएसएससी सीजीएल, जिसके अंतर्गत हम लोग जेएसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं। उसमें जो जेएसएससी सीजीएल का पेपर 3 होने वाला है, उसमें कंप्यूटर का एक सेक्शन दिया गया है, उसका हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। 100% कंप्यूटर का सिलेबस कवर यहाँ पर हम लोग करेंगे। कंप्यूटर से 20 मार्क्स के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाएंगे। 20 मार्क्स में 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और सारे के सारे क्वेश्चंस हमसे लगने चाहिए। हम लोग डिटेल थ्योरी करेंगे, उसके साथ ही साथ जितने भी एमसीक्यू होंगे तो कुछ फैक्ट जो है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जो होता है वो हम लोग एमसीक्यू से क्या करेंगे, कवर कर लेंगे। तो सब कुछ यहाँ पर होगा। 100% आप हमारे ऊपर डिपेंड हो सकते हैं। सारा कुछ मिलेगा। क्लास के बाद आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ डाल दिया जाएगा, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। आज हम लोग जो है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर देखेंगे। इससे पहले कंप्यूटर की हिस्ट्री, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यूनिवैक क्या है, इनवैक क्या है, इडवैक क्या है, यूनिवैक 1 क्या है, मार्क 1 क्या है, पैस्कलिन जो है, या फिर हम लोगों ने देखा एनालिटिकल इंजन क्या है। तो ये सब कुछ हम लोगों ने देखा है। एमसीक्यू करेंगे तो वहां से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आज जो है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो सबसे पहले ये समझिए कि हम लोग जिस कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं, जिस लैपटॉप पर काम कर रहे हैं, जो हमारे पास लैपटॉप है, नोटबुक है, नेटबुक है, जो हमारे स्मार्टफोन्स है, वो कंप्यूटर के अंतर्गत ही आते हैं। कि हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि जिस लैपटॉप से हम लोग काम करते हैं, क्या उसी तरह के सिस्टम से बड़े-बड़े जहाँ पर डाटा स्टोर किए जाते होंगे, या फिर जहाँ बहुत ज़्यादा अमाउंट में, ह्यूज अमाउंट में डाटा को स्टोर करना होता होगा, क्या वहाँ पर भी उसी तरह के कंप्यूटर यूज़ होते होंगे? इसरो में, नासा में क्या किस तरह के कंप्यूटर यूज़ होते हैं? कहीं वेदर फ़ोरकास्ट करना है, उस जगह पे जो मौसम का अनुमान लगाते हैं, वहाँ पर कौन-सा कंप्यूटर यूज़ होता होगा, है ना? तो सब सवालों का जवाब अभी आपको इसी वीडियो में मिलेगा। ध्यान से वीडियो को सुनिएगा। नोट्स बनाना है तो बना लीजिए, नहीं तो पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। एमसीक्यू जब करेंगे तो वहाँ से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन। हम लोग जानेंगे कि हम लोग जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं, जो हमारे आस-पास कंप्यूटर ज़्यादातर अमाउंट में दिखते हैं, वो कौन से कंप्यूटर कहलाते हैं? सुपर कंप्यूटर क्या होता है ना? सुपर कंप्यूटर क्या है? डिजिटल कंप्यूटर क्या है? हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है? किसके आधार पर, किस बेसिस पे कंप्यूटर को बाँटा गया है? तो सबसे पहले जो है साइज़ के आधार पर कंप्यूटर को 4 मेन कैटेगरीज़ में बाँटा जाता है। किसके आधार पर? साइज़ के आधार पर कंप्यूटर को 4 मेन कैटेगरी पर बाँटा जाता है। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर यानी कि सबसे ऊपर कंप्यूटर, ठीक है? उसके बाद वर्क के आधार पर, या फिर किस तरह के डेटा को ये एक्सेस करके आपको आउटपुट देता है, उसके आधार पर 3 तरह के कंप्यूटर होते हैं। एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। इन तीनों के बारे में जानेंगे। किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एमसीक्यू देखेंगे तो हमसे सारे क्वेश्चंस होंगे। आप अगर चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए यहाँ पर क्वालिटी कंटेंट हम लेकर आएंगे बेस्ड ऑन पर्पस, यानी कि पर्पस के आधार पर आपका पर्पस कैसा है। जनरल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, मतलब कि इसमें आप बहुत सारे पर्पस के लिए आप एक ही कंप्यूटर यूज करना चाहते हैं, तो वो जनरल पर्पस कंप्यूटर कहलाते हैं। या फिर किसी एक स्पेसिफिक वर्क के लिए आप अगर करना चाहते हैं तो वो स्पेसिफिक स्पेशल पर्पस या फिर स्पेसिफिक जन पर्पस कंप्यूटर कहलाते हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके सबको अच्छे से देखेंगे। हम आपको पहले बता देते हैं कि हमें कंप्यूटर इंजीनियरिंग नहीं करना है, कि हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए, प्रोग्रामिंग का नॉलेज होना चाहिए, या फिर कौन से लैंग्वेज यूज करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानना चाहिए, हमें प्रोग्राम करने आ जाना चाहिए। ऐसा नहीं है। कंपटीशन में ऊपर-ऊपर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कंप्यूटर के, तो हम सब कुछ करेंगे। चलिए साइज़ के आधार पर कंप्यूटर को देखते हैं। पहले आपको मैं बता दूँ कि कंप्यूटर अगर आप बात करते हैं तो कंप्यूटर जो है, ठीक है? अगर शक्तिशाली कंप्यूटर की बात करेंगे, या फिर हम कंप्यूटर को कैसे चूज़ करते हैं, तो उसका स्पीड कैसा है? अगर आप किसी कंप्यूटर को लेते हैं और वो बहुत स्लो चलता है, तो क्या आप उस पर काम करना चाहेंगे? कहेंगे ये बेकार कंप्यूटर है। तो कंप्यूटर जो है बाँटा जाता है, या फिर कंप्यूटर को पसंद किया जाता है उसके स्पीड और उसमें कितना स्टोरेज कैपेसिटी है।
आज अभी हम लोग कंप्यूटर एज में चल रहे हैं। जिस तरह से वाइड लेवल पर, ब्रॉड लेवल पर कंप्यूटर का यूज हर जगह किया जा रहा है, इसका एप्लीकेशन हर एक फील्ड में हो रहा है, तो हम लोग आज किस युग में हैं? कंप्यूटर एज में है। तो आपको कंप्यूटर अगर हम समझाएंगे तो बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। तो कंप्यूटर के दो हथियार हैं, स्पीड और स्टोरेज। तो जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगा या फिर स्टोरेज बढ़ेगा तो उसका क्या होगा? कॉस्ट भी बढ़ेगा, एक्सपेंसिव होगा, उसको हैंडल करने के लिए स्किल की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हम लोग देखिए साइज़ के आधार पर, यानी कि उसका आकार कैसा होगा, वो लार्ज साइज़ का होगा या फिर स्मॉल साइज़ का होगा, मीडियम साइज़ का होगा या फिर वो किस तरह का साइज़ का है, तो उसके आधार पर कंप्यूटर को 4 वर्गों में बाँटा जाता है। सुपर कंप्यूटर यानी कि सबसे ऊपर का कंप्यूटर, उसके बाद आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, उसके बाद आता है मिनी कंप्यूटर, उसके बाद आता है माइक्रो कंप्यूटर। तो बताइए, ये जो हमारे चारों ओर जो लैपटॉप्स, कंप्यूटर, पाम टॉप, नोटबुक, स्मार्टफ़ोन्स, टैबलेट, ये सारे के सारे कौन से कंप्यूटर हैं? तो ये सब टाइप है कंप्यूटर के, लेकिन मेन कैटेगरी जो कंप्यूटर का है साइज़ के आधार पर, वो 4 तरह के हैं। सुपर कंप्यूटर, मेन याद कर लीजिए, मैंने पहले ही बताया, क्लास में ही याद करवा दूँगा। सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। अब हम लोग देखते हैं, जैसे-जैसे आप नीचे से ऊपर जाइएगा, ठीक है? जैसे-जैसे आप नीचे से ऊपर, यानी कि आपको मैं कंप्यूटर की दुनिया की बात करा रहा हूँ, लेकिन आप अपनी दुनिया से इसको कोरिलेट करके देख सकते हैं। कैसे? अपनी दुनिया से कैसे करेंगे? आप अगर एक देश को, आप अपनी कंट्री भारत देश को क्या करें, एज्यूम करें, तो सबसे नीचे कौन है? सबसे नीचे ज़्यादा संख्या में यहाँ कौन है? तो हम लोग हैं, आम लोग हैं, आम पब्लिक है। उसके ऊपर आप अगर एक किसी जिला में रहते हैं, तो सबसे जिला का मालिक कौन है? डीसी, डीएम, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है। उसके ऊपर जब बहुत सारे जिला का जो एक जगह रिपोर्ट करते हैं, किसको करते हैं? सीएम को करते हैं, ठीक है? सीएम, तो ऐसे करके क्या है, इस तरह से हायरार्की चलता है। सबसे नीचे वाले पायदान पर जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में है, वो कौन है? हम लोग हैं, आम पब्लिक हैं। उसके ऊपर जो है जिला में एक मालिक होता है, जिसके जिसके पास बहुत सारे ब्रांचेज़ होते हैं जिला में, सब कोई उसको रिपोर्ट करता है डीएम को। उसके ऊपर सीएम को, जो कि जब पूरे जिला का जो डिपार्टमेंट ब्रांचेज़ है, सीएम को रिपोर्ट करेगा, परमिशन माँगेगा, एक्सेस करवाएगा, ठीक है? उसको रिक्वेस्ट करेगा तो सीएम को। और जब बहुत सारे राज्य मिलकर पीएम को क्या करते हैं, जो पीएम है, प्राइम मिनिस्टर हैं, उसको रिक्वेस्ट करते हैं, परमिशन माँगते हैं, उससे क्या करते हैं, डाटा को एक्सेस करवाते हैं कि ये काम हो जाए, ये काम हो जाए। तो इस तरह से है। तो इस तरह से हायरार्की चलता है, नीचे से ऊपर जब जाएँगे, ज़्यादा अमाउंट में है कौन, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, उसके वैसे ही यहाँ पर भी है कंप्यूटर की दुनिया में, सबसे नीचे माइक्रो कंप्यूटर, उसके बाद मिनी कंप्यूटर, उसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर, उसके बाद सुपर कंप्यूटर। तो जैसे-जैसे आप नीचे से ऊपर जाएँगे, तो मशीन का जो साइज़ है, वो लार्ज होते जाएगा, ठीक है? यानी कि सबसे छोटा मशीन कौन हो गया? माइक्रो कंप्यूटर। उसके बाद कौन? मिनी कंप्यूटर, उसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर, सबसे ज़्यादा जो साइज़ होगा, सुपर कंप्यूटर का होगा। जैसे-जैसे आप ऊपर जाएँगे, कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ते जाएगा। मतलब कि उसको काम करने के लिए क्या होगा, थोड़ा-सा स्किल की ज़रूरत होगी। तो सबसे ज़्यादा ईज़ीएस्ट कौन होगा काम करने में? माइक्रो कंप्यूटर, उसके बाद मिनी फ्रेम कंप्यूटर, उसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर, उसके बाद सुपर कंप्यूटर। जैसे-जैसे ऊपर जाएँगे, कॉस्ट भी बढ़ते जाएगा। सबसे कम कॉस्टली या फिर लो कॉस्ट जो डिवाइस है हमारे पास, वो कौन है? माइक्रो कंप्यूटर, उसके बाद मिनी कंप्यूटर, उसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर, सबसे ज़्यादा कॉस्टली कौन हो गया? सुपर कंप्यूटर। और अगर एक चीज़ की बात करें जिसके बारे में हमने बात किया था कि सबसे फ़ास्ट या स्पीड के बारे में बात करते हैं, या फिर प्रोसेसिंग स्पीड हो या फिर उसका स्टोरेज कैपेसिटी हो, उसके आधार पर कंप्यूटर को बाँटा जाता है। तो सबसे नीचे वाला माइक्रो कंप्यूटर, इसका इसका ये सबसे स्लो है। अपने कंप्यूटर की दुनिया में अगर बात करें तो सबसे स्लो है, लेकिन हम लोग यही चलाते हैं, हमारे लिए तो यही है भाई, मतलब मेरा माई-बाप तो यही है, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, पर्सनल कंप्यूटर है, मोबाइल फ़ोन है, तो सब। लेकिन अगर मोबाइल कंप्यूटर की दुनिया की बात करें, तो सबसे स्लो है माइक्रो कंप्यूटर हमारा, उसके बाद मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, और सबसे ज़्यादा फ़ास्ट, जो सबसे ज़्यादा फ़ास्ट है, सबसे ज़्यादा काम को जल्दी-जल्दी करवाता है, वो है सुपर कंप्यूटर। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और अगर ऊपर से नीचे आएँगे, तो स्लो होने लगेगा, मतलब वो चीप होने लगेगा, कॉस्ट हमारा इकोनॉमिकल होने लगेगा, सिंपल होगा, और सबसे छोटा होगा माइक्रो कंप्यूटर। तो चलिए एक-एक करके हम इसको देखते हैं कि माइक्रो कंप्यूटर क्या है, मिनी कंप्यूटर क्या है। चलिए आकार के आधार पर माइक्रो कंप्यूटर देखिए, हम आपको आसानी से आसान शब्दों में बताते हैं। आप नोट्स को डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं यहाँ से, ठीक है? आप यहाँ से एक बार सुनिए और उसके बाद पढ़ लीजिएगा।
देखिए, अगर माइक्रो कंप्यूटर की बात करें तो मैंने बताया कि अगर कंप्यूटर की दुनिया में सबसे नीचे का पार्ट कौन है, तो हमारा जो आम आदमी है, आम आदमी के हाथ में आप जितने जो आपके चारों ओर कौन है, एक पब्लिक है जो आम लोग हैं, सबके हाथ में अभी आप क्या देखते हैं? लैपटॉप देखते हैं, स्मार्टफ़ोन देखते हैं, सबके घर-घर में डेस्कटॉप देखते हैं, टैबलेट देखते हैं, नेटबुक देखते हैं। तो ये सारे के सारे किसमें आएँगे? आम पब्लिक के पास जो है वो माइक्रो कंप्यूटर है। तो हमारे आस-पास जो आपको 80 टू 90% जो ज़्यादा संख्या में आपको डिवाइस दिख रहे हैं, जो कंप्यूटर्स दिख रहे हैं, वो माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण हैं। मैं आशा करता हूँ आपको कोई कन्फ्यूजन अब तक नहीं होगा। माइक्रो कंप्यूटर एक पर्सनल कंप्यूटर है, ठीक है? माइक्रो कंप्यूटर क्या है? आप लोग अगर पर्सनली यूज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं इसे, तो वो क्या है? पर्सनल मतलब सिंगल यूज़र कम क्या है ये? सिंगल यूज़र एक समय पे एक ही आदमी इसको यूज़ कर सकता है, पर्सनल कंप्यूटर है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर की शुरुआत बनाने की शुरुआत कब से हुई? जब तीसरी पीढ़ी यानी कि थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का स्टार्ट हुआ, जब माइक्रो प्रोसेसर हमने स्टार्ट किया इसमें लगाना, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाने के लिए सर्किटरी में माइक्रो प्रोसेसर को लगाने का स्टार्ट किया। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है इसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया कि माइक्रो प्रोसेसर जब से आया उसके बाद माइक्रो कंप्यूटर का इन्वेंशन स्टार्ट हो गया बनना स्टार्ट हो गया। तो 1970 से माइक्रो कंप्यूटर का स्टार्ट हो गया बनना। उसके बाद अगर प्रथम माइक्रो माइक्रो कंप्यूटर किस कंपनी ने बनाया? आईबीएम ने बनाया। आईबीएम अमेरिका की एक कंपनी है। आईबीएम का आपको फुल फॉर्म अगर आप पढ़ते हैं, आईबीएम का फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 1973 में पहला जो माइक्रो कंप्यूटर आया था उसका नाम था माइक्रल। अब हम लोग देखेंगे माइक्रो कंप्यूटर्स के जो डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे कि डेस्कटॉप पीसी जिसे पीसी कहा जाता है यानी कि पर्सनल कंप्यूटर। उसके बाद लैपटॉप, नेटबुक, लैपटॉप को ही नोटबुक कहा जाता है, नेटबुक, टैबलेट, पीडीए। ये पीडीए क्या है? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट ये है क्या? ठीक है, उसके बाद स्मार्टफ़ोन। तो देखिए माइक्रो कंप्यूटर में भी क्या होता है, हम लोग क्या चाहते हैं कि हमारे पास ईज़िली अवेलेबल हम आसानी से किसी चीज़ को यूज़ कर पाएँ और यूज़ कैसे करेंगे? जब हम घूमते, चलते-फिरते कोई चीज़ को यूज़ कर लें, हमें आसानी से वो पकड़ में आए, तो सब डिवाइस क्या हो रहा है? धीरे-धीरे छोटा हो रहा है, नैनो टेक्नोलॉजी की ओर हम लोग जा रहे हैं। तो माइक्रो कंप्यूटर्स में भी डिफरेंट टाइप के कंप्यूटर्स हैं, ठीक है? तो हम लोग देखेंगे माइक्रो कंप्यूटर्स के टाइप। तो सबसे पहला है पर्सनल कंप्यूटर जिसे डेस्कटॉप भी कहते हैं। इसे डेस्कटॉप बोलिए या फिर टेबल टॉप बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? डेस्कटॉप बोलिए या फिर टेबल टॉप बोलिए, कोई दिक्कत है क्या? तो आप सबके घर में आज डेस्कटॉप होगा, है ना? या फिर जो पर्सनल कंप्यूटर है, तो डेस्कटॉप की बात अगर करेंगे, तो यहाँ पर क्या होता है? डेस्कटॉप में एक मॉनिटर होता है, जो यहाँ आपको दिख रहा है। उसके बाद मॉनिटर ये क्या है? आउटपुट यूनिट है। एक होता है आपका कीबोर्ड, जिससे हम लोग क्या करते हैं? डेटा को इनपुट करवाते हैं इसमें, ठीक है? तो एक हो गया इनपुट यूनिट और एक होता है सीपीयू, जिसको कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये क्या है? जब हम लोग कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ेंगे, तो वहाँ समझेंगे सीपीयू को क्यों कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये डाटा को क्या करवाता है? प्रोसेस करवाता है और इसके बाद ये क्या करता है? आउटपुट हमें दे देता है। हम जानते हैं कंप्यूटर बाइनरी सिस्टम पर काम करता है। इसको 0 और 1 का भाषा समझ में आता है। आप किसी तरह से कोडिंग कीजिए, वहाँ पर एक असेंबलर के थ्रू उसे मशीन लैंग्वेज में बनाकर ये उसको देता है, फिर हमको वो क्या प्रोसेस करके आउटपुट दे देता है। तो यहाँ पर इतने जो पर्सनल कंप्यूटर में इतने यूनिट होते हैं, कौन-कौन से? कीबोर्ड, मॉनिटर और सिस्टम यूनिट के अंतर्गत आपके क्या-क्या आएँगे? सीपीयू आएँगे, कुछ हार्ड डिस्क हो जाएगा। अभी देखिए, हम लोग कंप्यूटर एज में हैं, तो आपको हार्ड डिस्क मतलब समझ में आता होगा, एक स्टोरेज डिवाइस है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, 1 टेराबाइट, 2 टेराबाइट तक स्टोरेज कैपेसिटी कोई अपना डाटा को स्टोर करने के लिए मेमोरी मेरे पास जो होता है, तो हार्ड डिस्क है। कुछ सॉफ्टवेयर्स मिलकर एक पर्सनल कंप्यूटर बनाते हैं, जिसे हम क्या करते हैं, एक टेबल पर रख देते हैं सबको, तो इसीलिए इसे डेस्कटॉप कहा जाता है। और अगर उसके बाद दूसरा, हमने पहले ही बताया कि माइक्रो कंप्यूटर जो है सिंगल यूज़र है, जो कि सब पब्लिक के पास, आम लोगों के पास यह क्या है, अकेला-अकेला ये इसको हम यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा संख्या में जो आपको देखने को मिलता है, सब के सब माइक्रो कंप्यूटर हैं और धीरे-धीरे क्या होता है, माइक्रो कंप्यूटर में भी हम लोग जो डिफरेंट कैटेगरी का जो कंप्यूटर्स है, वो देख रहे हैं। तो क्या होता है, ये जब साइज़ इसमें भी साइज़ के आधार पर है, तो जब क्या होता है, सबसे बड़ा इन सब साइज़ में माइक्रो कंप्यूटर में सबसे बड़ा पर्सनल कंप्यूटर या फिर डेस्कटॉप। उसके बाद यहाँ पर क्या है, यह मल्टीटास्किंग होता है। मल्टीटास्किंग कैसे
कैसे? तो एक बार में आप इस पर कई काम कर सकते हैं। इंटरनेट भी इसमें चला सकते हैं, आप वीडियोज़ देख सकते हैं, गाना सुन सकते हैं, रिकॉर्डिंग ऑन करके रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है? तो ये सारा कुछ इसमें अवेलेबल है। दूसरा बात करेंगे, जो पर्सनल कंप्यूटर में इंटरनेट जो हम लोग चलाते थे, वो मॉडेम के थ्रू चलाते थे डेस्कटॉप में। पर्सनल कंप्यूटर को बनाने वाली जो डिफरेंट कंपनियाँ हैं, आईबीएम, लेनोवो, एप्पल, कॉम्पैक, एचपी, जेनिथ, एचसीएल और भी बहुत सारे एसस हैं, एसर हैं, तो बहुत सारे हैं। 1981 में पहला जो पीसी डेवलप हुआ था, उसमें जो माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया गया था, उसका नाम था माइक्रो प्रोसेसर 8088 और उस टेक्नोलॉजी को नाम दिया गया था पीसी एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी, पीसी एक्सटी। अगर आपसे कोई पूछे उस समय के पीसी को क्या कहा जाता था, तो पीसी एक्सटी कहा जाता था। 1984 में नया माइक्रो प्रोसेसर आया 80826। ये नया माइक्रो प्रोसेसर क्या है? तो माइक्रो प्रोसेसर में मैंने बताया था कि जो डिफरेंट टेक्नोलॉजी जो आया, एसएसआई, एमएसआई, यूएलएसआई, वीएलएसआई, एसएलएसआई जो है, एसएसआई मतलब स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। स्मॉल स्केल पर उसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का माइक्रो प्रोसेसर में जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस स्मॉल इंटीग्रेशन पर मतलब 100, 150, 200 चिप या फिर ट्रांजिस्टर उसमें फीड करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन पर उस पर माइक्रो प्रोसेसर बना रहे हैं। वीएलएसआई में वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यूएलएसआई में अल्ट्रा लार्ज, जिसमें करोड़ों इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यानी कि ट्रांजिस्टर उसमें हम लोग फीड करवाकर उसको एक माइक्रो प्रोसेसर बनाते हैं। और वो प्रोसेसर क्या करता है, जो हमारा सिस्टम है, जो कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर के सारे पार्ट्स को बहुत कम समय में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराता है, उसको उसको रन करवाता है, उसको प्रोसेस करवाता है, आसानी से हमें स्पीड दे देता है, काम करवाता है। तो ये सब कुछ बात हो गया प्रोसेसर के बारे में। अगर आप देखे होंगे कि जो माइक्रो प्रोसेसर है, आप बोलते हैं किस तरह का ये प्रोसेसर है, आप बताइए। 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, या फिर 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर है? तो आप कंप्यूटर खरीदने से पहले ज़रूर इस बात को पूछते हैं। ऐसा क्यों पूछते हैं? तो ये बीट माइक्रो प्रोसेसर का सीधा मतलब है कि ये कितना ज़्यादा स्पीड हमें देगा, ठीक है? कितना स्पीड चलेगा, वो बीट माइक्रो प्रोसेसर आगे हम बताएँगे। इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया गया था, लिनक्स है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्पल का जो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इसके बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे। यहाँ बस इतना समझिए, इस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर यूज़ किया गया। विंडोज़ 7, विंडोज़ एक्सपी, ये सब। हार्ड डिस्क जिसमें कि स्टोरेज डिवाइस है ये, उसका कैपेसिटी इसमें 102 टेराबाइट था। रैम, रैम का मतलब ये समझिए रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसका रैम का कैपेसिटी जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा वो स्पीड होगा, उतना ज़्यादा उसका स्पीड होगा। आप जानते हैं, आप जब मोबाइल खरीदने जाते हैं, आप पूछते हैं इसका रैम कितने का है, तो आप जितना ज़्यादा रैम, 2 जीबी का मोबाइल आज कोई नहीं खरीदता है। क्यों? क्योंकि वह स्लो होता है 4 जीबी रैम के कंपैरिजन में। जब हम मेमोरी करेंगे तो वहाँ अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर इसमें यूज़ किया जाता था। तो पर्सनल कंप्यूटर के बारे में हमने देखा। अब हम जब इससे छोटे पर जाते हैं, कुछ एडवांसमेंट हुआ, हम कहें नहीं डेस्कटॉप पर रख के कितना देर तक काम करेंगे, हम कहीं बाहर गए, तो वहाँ क्या हम कंप्यूटर का मज़ा नहीं लेंगे? तो मैन्युफैक्चरर ने कहा हाँ लीजिए, हम आपके लिए बना देते हैं। 1 मिनट, वर्क स्टेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है? वर्क स्टेशन, वर्क स्टेशन एक तरह का पीसी है, ठीक है? इसमें सारे पर्सनल कंप्यूटर के गुण होते हैं। जितना पर्सनल कंप्यूटर में गुण है, इसमें भी है। इंटरनेट चला सकते हैं, लेकिन थोड़ा-सा ये क्या है, वाइड लेवल पर करता है काम। इसका स्पीड, प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ज़्यादा होता है कंपैरिजन टू पीसी। इसका स्टोरेज कैपेसिटी भी उससे बहुत ज़्यादा है। इसका रिज़ॉल्यूशन जो है, जो आप यहाँ पर पिक्सेल्स देख रहे हैं, जो पिक्चर देख रहे हैं, ठीक है? रिज़ॉल्यूशन का मतलब होता है इसका पिक्चर क्वालिटी जो है, आप कितना भी ज़ूम कर लीजिए, ये फटेगा नहीं। तो इसका पिक्चर क्वालिटी उससे थोड़ा अच्छा है, ठीक है? तो इसलिए, और इसका यूज़ क्यों करते हैं, इसका जो डिस्प्ले है ये वाइड होता है। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप इसके स्क्रीन पर देख रहे होंगे, तो ये घर का नक्शा बना हुआ है। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करने में, ठीक है, साइंटिफिक रिसर्च में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में वर्क स्टेशन कंप्यूटर का यूज़ करा जाता है। अब हम लोग देखते हैं लैपटॉप या फिर नोटबुक। लैपटॉप के बारे में क्या ही आपको बताएं, आजकल का हर एक लोग के पास लैपटॉप होता है, डेस्कटॉप होता है। तो लैपटॉप के बारे में क्या बताएं, आपको बस इतना जानना है कि जब लैपटॉप आया कि हाँ सबको ये लैपटॉप यूज कीजिए, गोद में रखकर इसे यूज कीजिएगा, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, लैपटॉप। डेस्क डेस्क पर रख के यूज करते थे तो डेस्कटॉप, ठीक है। उसके बाद यह एक कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर का ही टाइप है, पोर्टेबल कंप्यूटर इसे कहते हैं। इसमें सारे फीचर्स जो होते हैं वो पीसी की तरह होते हैं, जानते हैं। इसमें पीसी से कम पावर इसमें क्या होता है, कंज्यूम करते हैं। क्योंकि हम जैसे जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी कंप्यूटर को देखा, तो हम लोगों ने ये भी बहुत अच्छे से ध्यान में रखा कि इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम करे, हीट थोड़ा
नहीं हो जल्दी, ठीक है। उसके बाद साइज कम हो जाए, स्टोरेज ज़्यादा हो जाए, स्पीड ज़्यादा हो जाए, इसी पर काम करते-करते सारा डिवाइस बना है। ये जो इसमें चार्जेबल बैटरी हम लोग यूज़ करते हैं, यानी कि आप इलेक्ट्रिसिटी आपके पास नहीं है, फिर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं बैटरी को चार्ज करके। इसमें लिथियम आयन बैटरी यूज़ किया जाता है। इतना इसके बारे में सब कोई आप जानते होंगे। हैंडी है, ईज़िली कैरी कर सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह। पीसी से थोड़ा-सा एक्सपेंसिव होता है, जैसे-जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको कॉस्ट तो बढ़ेगा ही। इंटरनेट हम इसमें चला सकते हैं वाईफ़ाई के थ्रू, ब्लूटूथ के थ्रू। अगर आपसे यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि जो फर्स्ट लैपटॉप आया था, वो किसने बनाया था? तोशिबा का T100 लैपटॉप फर्स्ट लैपटॉप था। फादर ऑफ लैपटॉप किसे कहा जाता है? बिल मॉगरेज को। किसे कहा जाता है? बिल मॉगरेज को। तो याद रहेगा लैपटॉप और नोटबुक, यहाँ पर इसके बारे में इतना ही जानकारी आपके लिए काफ़ी है। एमसीक्यू करेंगे, उससे भी समझ में आएगा। नेटबुक क्या है? लैपटॉप का ही क्या है, जब हम लोग लैपटॉप यूज़ करते हैं तो 15 इंची, हैं, 16 इंची यहाँ तक लैपटॉप यूज़ करते हैं, ठीक है? उसके बाद इससे जब छोटा होगा साइज़ तो लैपटॉप या नोटबुक का ही एक कॉम्पैक्ट रूप है नेटबुक, ठीक है? यहाँ पर आप देख रहे होंगे एप्पल का आईपैड जो है वो एक तरह से एप्पल मैक ऑपरेटिंग सिस्टम वाला मैकबुक। नेटबुक ये सारा क्या है? ये नेटबुक है। यहाँ पर हम लोग इसलिए इसको इसलिए यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरर है लेकर आया कि आप आसानी से, ठीक है, थोड़ा कॉस्ट इसका कम है लैपटॉप से, ठीक है, आसानी से आपके लिए क्या हो, इजीली अवेलेबल हो। थोड़ा साइज कम हो गया, ठीक है, साइज थोड़ा क्या हो गया इसका, कम हो गया। और इसमें आप नेट सर्फिंग कर सकते हैं, ईमेल के लिए यूज कर सकते हैं, आप लोग इसमें इंटरनेट चला सकते हैं, एंटरटेनमेंट आप इसके थ्रू कर सकते हैं। तो ये सब है नेटबुक के उदाहरण। अब चलते हैं आगे। आगे देखिए टैबलेट कंप्यूटर तो और थोड़ा छोटा हो गया, ठीक है, नेटबुक से भी थोड़ा छोटा हो गया, मतलब 13 इंच से छोटा 8-9 इंच तक में आ गया, क्योंकि छोटा होते जा रहा है। क्या हो रहा है? छोटा होते जा रहा है। तो यह एक तरह का स्मॉल कंप्यूटर है। कंप्यूटर में हमने देखा कि उसमें कीबोर्ड होता है, माउस होता है, एक मॉनिटर होता है, सीपीयू होता है। तो देखिए सीपीयू को तो क्या किया गया, माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू क्या किया गया कि जो लैपटॉप के ये में आया, जब पोर्टेबल कंप्यूटर बनाने लगे हम लोग, तो वहाँ पर क्या किया, जो बड़ा एक सीपीयू आपको डेस्कटॉप में दिखता था, वो सारे के सारे लैपटॉप में छोटे से डिवाइस में क्या किया, उसको फीड करवा के आपके हाथ में दे दिया। आप लेकर इसे कहीं भी जाइए, आपको ज़रूरत नहीं है सीपीयू ढोने का, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर जो है इसके अंदर ही फीड कर दिया गया है। टेक्नोलॉजी जब आया यूएलएसआई वीएलएसआई तो करा हमने ऐसा। उसके बाद देखिए टैबलेट कंप्यूटर एक छोटा कंप्यूटर है, लेकिन इसमें कोई कीबोर्ड नहीं होता है, कोई माउस नहीं होता है। आपको अगर इसे चलाना है या इनपुट देना है तो आपको एक स्टाइलस पेन दिया जाता है। इस पेन के थ्रू इसमें आप क्या कर सकते हैं, इनपुट दे सकते हैं, कमांड दे सकते हैं और काम को कर सकते हैं इजीली। पाम टॉप क्या है? पीडीए यानी कि पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। पाम टॉप मतलब हथेली, हैंड हेल्ड कंप्यूटर, या फिर पीडीए या फिर पाम टॉप। यह एक स्मॉलेस्ट कंप्यूटर का ही उदाहरण है, सबसे छोटा अपने ज़माने में, ठीक है, सबसे छोटा। ये स्मॉल साइज, इसमें कभी आप यहाँ पर देखिए कीबोर्ड नहीं है, लेकिन कीबोर्ड वाला भी पाम टॉप आता था। छोटा कीबोर्ड होता था और उसका एक स्क्रीन होता था, ठीक है, कीबोर्ड और स्क्रीन होता था। जैसे कि आप थोड़े समय पहले ब्लैकबेरीज के मोबाइल वगैरह देखते होंगे, तो वह एक पाम टॉप का ही या फिर पीडीए या फिर हैंडहेल्ड मोबाइल का ही, कंप्यूटर का ही उदाहरण था। इसे मिनी लैपटॉप भी कहा जाता है। पीडीए यानी कि पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, इसमें क्या होता है, आपको एक स्टाइलस पेन दिया जाता है, उसके थ्रू आप इसको टच करके इसका इनपुट दे सकते हैं और काम कर सकते हैं। लेकिन इसके थ्रू क्या होता था, इसका अब प्रचलन कम खत्म हो गया है। इसका प्रचलन आज से 20 साल पहले यूज होता था। इसको ही कॉम्पैक्ट करके और थोड़ा छोटा करके हमें दे दिया गया हाथ में स्मार्टफ़ोन। आज घर-घर में लोगों के पास 2-2 4-4 जितने मेंबर्स उतने स्मार्टफ़ोन हैं। मैंने पहले ही बताया माइक्रो कंप्यूटर क्या है? पब्लिक का कंप्यूटर, ठीक है? पब्लिक का कंप्यूटर तो ज़्यादा पब्लिक दिखता है, इसका मतलब कि पब्लिकली सिंगल यूज़र जो यूज़ होता है वो है माइक्रो कंप्यूटर। स्मार्टफ़ोन मोबाइल फ़ोन है जिसे आप कहीं भी पॉकेट में करके लेके जा सकते हैं। इसमें सारे फीचर्स कंप्यूटर के अवेलेबल हो सकते हैं। इसमें रैम है, इसमें स्टोरेज कैपेसिटी है, आप इसमें इंटरनेट चला सकते हैं, इसके थ्रू कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट स्मार्टफ़ोन जो लॉन्च किया गया था ये इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा? आईबीएम के द्वारा 1992 में। एसपीसी का मतलब क्या होता है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, मैं इसको आपको लास्ट में बताऊँगा, ठीक है? चलिए, अब इसके बारे में बता दें, साइमन पोर्टेबल कम्युनिकेटर होता है, छोड़िए आपको बता देते हैं।
1992 में इसको बनाया गया था आईबीएम के द्वारा फर्स्ट स्मार्टफ़ोन। आज तो घर-घर बहुत सारे स्मार्टफ़ोन की बहुत सारी कंपनियाँ हैं, इसके बारे में हम आपको बताने का कोई हिम्मत नहीं करेंगे क्योंकि सबके पास आज स्मार्टफ़ोन है। तो चलिए अब हम लोगों ने देखा माइक्रो कंप्यूटर में, माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है? ये सबसे पब्लिक का इसको मतलब क्या है? पब्लिक का कंप्यूटर जो आपके आस-पास जितने भी कंप्यूटर्स जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में दिख रहे हैं, 80-90% जो कंप्यूटर आपको दिख रहे हैं, लैपटॉप जो दिख रहे हैं, वो सारे के सारे माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण हैं। कंप्यूटर की दुनिया में सबसे नीचे पायदान पे जो खड़ा है, वह है माइक्रो कंप्यूटर। अब चलते हैं इसके आगे मिनी कंप्यूटर। तो अगला क्या हो गया? मिनी कंप्यूटर। जब हम लोगों ने कहा था कि जो पब्लिक का कंप्यूटर है, वो है मिनी कंप्यूटर, सिंगल यूज़र सबके हाथ में है, एक-एक करके वो यूज़ करेगा। लेकिन इसके ऊपर जब हमने कहा कि एक बहुत सारे पब्लिक मिलकर जो एक जिला में रहते हैं, जिला का मालिक होता है डीएम और डीएम क्या है? एक सर्वर है। सारे जो इसमें डीएम के थ्रू अंदर जो भी ब्रांचेज़ हैं जिला में, वो सारे क्या करते हैं? डीएम को रिपोर्ट करते हैं। वैसे ही मिनी कंप्यूटर क्या है? एक छोटे लेवल पर, ठीक है? एक छोटे लेवल पर एक सिंगल यूज़र नहीं, मल्टी यूज़र सिस्टम है, ठीक है? मल्टी यूज़र इसमें एक साथ 100 डेढ़ 100 से लेकर के 200 यूज़र तक इसमें एक साथ काम कर सकते हैं, इसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे डीएम है, डीएम बैठा हुआ है सेंटर में, ठीक है? और इसको इसके ब्रांच के जो भी हेड हैं, वो क्या करेंगे? इसके टर्मिनल्स हैं और इसको करते हैं, परमिशन माँगते हैं, इसको रिक्वेस्ट करते हैं। जब इसको लगता है कि हाँ, ये काम होने लायक है, तो ये इसको प्रोसेस करके दे देता है, ठीक है, आप ये काम कीजिए। तो अलग-अलग टर्मिनल है, ठीक है? ए, बी, सी जो भी ब्रांचेज़ हैं, इसको इसके इस यहाँ पर मिनी कंप्यूटर और यहाँ पर आप डीएम को लेकर समझ सकते हैं, इसको देता है रिक्वेस्ट, ये इसको परमिशन ग्रांट करता है। इस तरह से ये टर्मिनल्स काम करते हैं। एक साथ 100 डेढ़ 100 जहाँ पर कर्मचारी, एम्प्लॉयी काम कर सकते हैं, उस जगह पर मिनी कंप्यूटर को लगाया जाता है। यह मीडियम साइज़ कंप्यूटर होता है, यानी कि किससे? माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ा-सा बड़ा होता है। जब इसमें 100 डेढ़ 100 लोग एक साथ काम करेंगे, तो ऑब्वियस है कि इसका जो प्रोसेसिंग स्पीड होगा, वो क्या होगा? ज़्यादा होगा, ठीक है? इसका प्रोसेसिंग स्पीड ज़्यादा होगा, इसमें स्टोरेज कैपेसिटी भी ज़्यादा होगा, ठीक है? स्टोरेज कैपेसिटी किससे? तो माइक्रो कंप्यूटर से। जैसे माइक्रो कंप्यूटर सबके हाथों-हाथ रहता है, क्या मिनी कंप्यूटर सबको ही हाथ में लेके चल सकता है क्या? नहीं, ठीक है? तो आपको इतना जानकारी होना चाहिए, इसका इस प्रोसेसिंग स्पीड ज़्यादा है कंपैरिज़न टू माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है? और स्टोरेज कैपेसिटी भी ज़्यादा है, मल्टी यूज़र सिस्टम है। पहला जो मिनी कंप्यूटर आया था, डेक कंपनी, जो कि इसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल, आपको याद रखना है डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन, जो कि अमेरिका की एक कंपनी है। पहला मिनी कंप्यूटर इसने 1960 में बनाया था। कौन? डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन ने। यह आपको याद रखना है, मल्टी यूज़र है। और इसका यूज़ कहाँ होता है? वहाँ पर होता है जहाँ पर 100 डेढ़ 100 काम करते हैं और एक एक सेंट्रल सेंट्रल सर्वर को क्या करते हैं? एक्सेस करते हैं और उसके डेटा को ये रिक्वेस्ट करवाकर उससे काम लेते हैं। तो मिनी कंप्यूटर उस जगह वैसे जगहों पर यूज़ होता है, जैसे कि बड़े-बड़े स्कूल हो गए, कॉलेजेज हो गया, हॉस्पिटल हो गया, रिज़र्वेशंस करना है रेलवे का, वहाँ पर कुछ बिज़नेस में, इंडस्ट्री में, इन सब जगहों पर मिनी कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। मिनी कंप्यूटर में मैंने पहले ही बताया, इसका प्रोसेसिंग स्पीड ज़्यादा है, बहुत सारे लोग, एक से ज़्यादा लोग यानी कि 100 डेढ़ 100 लोग एक साथ इसमें काम करते हैं, तो इसके सीपीयू में एक से ज़्यादा माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। अब हम लोग चलते हैं, देखिए यहाँ पर प्रोसेसर का संख्या भी बढ़ने लगा। जब जब बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग किया जाएगा, तो प्रोसेसर का संख्या भी बढ़ेगा, ऑब्वियस है। हमने इतना देखा, उसके बाद हम लोग मिनी कंप्यूटर का, आप लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, मिनी कंप्यूटर का कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि पीडीपी-11, ठीक है? ये आपको केवल याद रखना है कि पीडीपी-11 कौन से टाइप का कंप्यूटर है, तो मिनी कंप्यूटर टाइप है। उसके बाद आईबीएम 8000 मिनी कंप्यूटर का उदाहरण है। उसके बाद जो मिनी कंप्यूटर बनाने वाली डिफरेंट कंपनियाज़ हैं, उसको आप याद रखिएगा। आईबीएम जो है मिनी कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी है। दूसरा जो है डिजिटल जनरल कॉर्पोरेशन, ये कुछ कंपनियाज़ हैं जो कि मिनी कंप्यूटर्स बनाती हैं। अब हम लोग देखते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। देखिए अब क्या हुआ, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर हम लोगों ने देखा, माइक्रो कंप्यूटर से ऊपर मिनी कंप्यूटर के ऊपर मेन फ्रेम कंप्यूटर के ऊपर सुपर कंप्यूटर यानी कि सबसे ऊपर का कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन सा कंप्यूटर होता है? तो मेन फ्रेम कंप्यूटर वैसे कंप्यूटर होते हैं जिसमें सबसे पहले मैंने बताया माइक्रो कंप्यूटर सिंगल यूजर है। मिनी कंप्यूटर जब आया मल्टी यूजर हो गया, तो यहाँ पर यूजर का संख्या मिनी कंप्यूटर से ज़्यादा होगा, यानी कि वहाँ पर 200 लोग एक साथ इसको एक्सेस करते थे, तो यहाँ उससे ज़्यादा हो जाएगा, 400-500 लोग इसको एक साथ क्या करते हैं, यूज कर सकते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर के डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ पर डेटा स्टोर किया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर एक सेंट्रलाइज डेटाबेस है, ठीक है?
और उसके थ्रू क्या होता है, टर्मिनल से बहुत सारे एम्प्लॉई यहाँ पर काम कर सकते हैं, इस पर इसके डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। इसको रिक्वेस्ट करेंगे, ये इसको क्या करेगा, रेस्पॉन्ड करके एक्सेस ग्रांट कर देगा, ठीक है। ये प्रोसेस करवाता है और ये लोग क्या करता है, उस पर काम करते हैं। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर वैसे कंप्यूटर होते हैं जहां पर कि डाटा या फिर आंकड़ा को बहुत मतलब बहुत हजारों हजार डाटा, लाखों हजारों करोड़ों डाटा को क्या करना होता है, प्रोसेस करवाना होता है। उस जगह पर हम लोग मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज करते हैं। देखिए यहाँ पर पढ़ लीजिए एक बार, मेन फ्रेम कंप्यूटर उन कंप्यूटरों को कहते हैं जिनका उपयोग बड़े बड़े संस्थान, जैसे कि वैसे संस्थान जहां पर कि डाटा बहुत ज्यादा बड़े संख्या में एक्सेस करवाना होता है, प्रोसेस करवाना होता है, तो उसके लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज करते हैं। अब इसका साइज जो होगा वो माइक्रो कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर से ज़्यादा होगा। इसका साइज जो होगा माइक्रो कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर से ज़्यादा होगा और इसमें जो है प्रोसेसिंग जो है ज़्यादा, मल्टी यूजर है। यह भी क्या है, मल्टी यूजर सिस्टम है। तो इसमें बहुत ज़्यादा यूजर अगर एक साथ काम कर रहे हैं, प्रोसेस ज़्यादा हो जा रहा है, तो इसका जो स्टोरेज कैपेसिटी होगा वो मेन फ्रेम कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से और मिनी कंप्यूटर से ज़्यादा होगा, कॉस्ट ज़्यादा होगा, इसके बारे में हमने पहले ही बता दिया। फास्ट जो होगा, स्पीड होगा, इससे ज़्यादा होगा, प्रोसेसिंग स्पीड ज़्यादा होगा। तो अगर प्रोसेसिंग ज़्यादा है तो इसका मतलब इसका जो माइक्रो प्रोसेसर है या फिर यहाँ पर जो प्रोसेसर है वो क्या है, उससे हाई स्पीड हाई कैपेसिटी का है, ठीक है। प्रोसेसिंग स्पीड जो है वो हाई स्पीड होगा। ये सारे इसमें क्या होंगे, इसके गुण होंगे। यहाँ पर मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होता है, इसमें जो माइक्रो प्रोसेसर लगता है, इसमें भी जो होता है 32 64 बीट माइक्रो प्रोसेसर होता है। बीट माइक्रो प्रोसेसर क्या है, ये हम आपको अंतिम में बताएंगे, ठीक है। मेन फ्रेम कंप्यूटर उन जगहों पर यूज करते हैं जहाँ ऐसे संस्थानों में यूज करते हैं जहाँ पर कि हमें ज़्यादा अमाउंट में क्या होता है, डेटा को एक्सेस करना पड़ता है, स्टोर करना पड़ता है। तो इसका स्टोरेज कैपेसिटी भी बहुत होना चाहिए, प्रोसेसिंग स्पीड भी बहुत होना चाहिए, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोगों ने देखा, जैसे कि अभी रेलवे ने एग्जाम लिया था एनटीपीसी का, उसमें करोड़ों लड़कों ने एग्जाम दिया था। अब क्या उन करोड़ों लड़कों का डेटा, उन करोड़ों लड़कों का जो डेटा प्रोसेस करना है, उसके स्कोर कार्ड सब कुछ, क्या हम अपने लैपटॉप से कर सकते हैं? नहीं। तो उसके लिए एक स्पेशल टाइप का कंप्यूटर होना चाहिए, एक मेन सर्वर होना चाहिए, जिसके थ्रू क्या करता है, वहाँ के एम्प्लॉई जो 400 500 एम्प्लॉई काम करते हैं, उस एक मेन सर्वर से, ठीक है, एक्सेस करेंगे डाटा को और वहाँ पर काम करेंगे, ठीक है। तो ये टर्मिनल्स कहलाते हैं। ये जो मेन फ्रेम के या फिर मिनी कंप्यूटर के जो यहाँ पर जो डेटाबेस से जुड़े रहते हैं, ये सारे के सारे उसके टर्मिनल कहलाते हैं। मल्टी यूजर है, एक टाइम पर बहुत सारे लोग इसको मल्टीटास्किंग मल्टी यूजर जो आप इसको बोल लीजिए, ठीक है। यहाँ पर तो एक्सेस करना हो, जैसे कि जनगणना करना है, तो इसमें देश में करोड़ों अरबों लोग होते हैं, उनके डेटा को यहाँ पर स्टोर करके फिर एक्सेस करके उसको प्रोसेस करवाना, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर ही करता है। तो बहुत सारे डेटा को एक साथ ही प्रोसेस करवाने का काम कौन करता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर करता है। यहाँ पर डेटा का बात होता है, बहुत सारे डेटा को, डेटा जहाँ पर बहुत सारा प्रोसेस करवाना होता है, वो मेन फ्रेम कंप्यूटर का काम होता है। फर्स्ट मेन फ्रेम कंप्यूटर जो था वह यूनिवैक प्रथम था, जबकि बिजनेस के लिए, बिजनेस या फिर व्यवसाय के लिए, कमर्शियली जो यूज करने के लिए जो मार्केट में पहला कंप्यूटर लाया गया था वह कौन था, यूनिवैक। इसका फुल फॉर्म क्या है, इसको आपको बताना है। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कम जो है कंप्यूटर है, उसके बारे में आप मैंने पहले ही बता चुका है, मैंने पहले बता चुका हूँ। अब देखिए क्या है, यूनिवैक प्रथम पहला फर्स्ट मेन फ्रेम कंप्यूटर था। आज जो कुछ मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के उदाहरण है उसको आप देख लीजिए, जैसे कि आई बी एम S 390, ये आपसे पूछा जाएगा लेकिन एमसीक्यू करेंगे तो वहां से क्लियर होगा। IBM S 390, कंट्रोल डाटा, कंट्रोल डेटा साइबर 176 और एमेडेल, ठीक है, एमडेल 580, ये कुछ उदाहरण हैं किसके, मेन फ्रेम कंप्यूटर के। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, ये मल्टी यूजर है, मल्टीटास्किंग है, मल्टी प्रोसेसिंग है, बहुत ज़्यादा यूजर इसमें मेन मिनी कंप्यूटर से ज़्यादा यूजर काम कर सकते हैं। वैसे जगह पर इसको यूज किया जाता है जहाँ पर कि बहुत भारी संख्या में आंकड़ों का या फिर डेटा का प्रोसेसिंग करवाना होता है। तो कौन कौन से जगह ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज किया जाएगा, तो आप बताइए कि कौन ऐसे जगह हो सकते हैं जहाँ पर मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं, रिसर्च में यूज कर सकते हैं, ठीक है।
बहुत बड़े-बड़े बिज़नेस ऑर्गेनाइज़ेशन में इसको यूज़ किया जा सकता है, ठीक है? तो ये सब जगह में क्या बोलते हैं, रेलवे का मिनिस्ट्री वगैरह ये सब जगह में इसको यूज़ किया जा सकता है। अब देखिए आता है सबसे लास्ट में सबसे बड़ा भाई सुपर कंप्यूटर, ठीक है? सुपर कंप्यूटर, तो सुपर कंप्यूटर क्या है इसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया। सबसे ऊपर, सबसे फ़ास्ट, सबसे ज़्यादा प्रोसेसिंग स्पीड, सबसे ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी। ये क्या करेगा, इतना स्पीड से ये काम पर ध्यान नहीं देता है, डाटा पर ध्यान नहीं देता है कि कितना डाटा को प्रोसेस करवाना है। ये ध्यान देता है कितना जल्दी, ठीक है, कितना क्विक, कितना फास्ट मेरा काम हो सके। तो अगर फास्ट पर काम करेगा, स्पीड बहुत ज़्यादा चाहिए, तो स्पीड अगर बहुत ज़्यादा चाहिए तो क्या करवाना होगा, इसका जो प्रोसेसर है, ठीक है, ये मल्टी प्रोसेसिंग होना चाहिए। इसका प्रोसेसर, इसमें प्रोसेसर क्या होना चाहिए, बहुत ज़्यादा अमाउंट में लगना चाहिए। तो ये क्या होता है, मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम के साथ ये काम करता है। 1 से ज़्यादा नहीं, 2 से ज़्यादा नहीं, 3 से ज़्यादा नहीं, 100 से ज़्यादा नहीं, इसमें हज़ारों हज़ार, लाखों प्रोसेसर एक साथ इसमें लगाए जाते हैं। जब हम लोग अपने कंप्यूटर की बात करें तो इसमें केवल एक प्रोसेसर होता है और इतना काम करता है। तो बताइए हज़ारों हज़ार प्रोसेसर जो है एक साथ जब काम करेंगे तो वहाँ कितना स्पीड से काम होगा। तो पहला है ये मल्टी प्रोसेसिंग है, ठीक है? मल्टी प्रोसेसिंग, एक साथ हज़ारों प्रोसेसर इसमें, लाखों प्रोसेसर इसमें लगाए जाते हैं। और पैरेलल प्रोसेसिंग, तो अगर मल्टी प्रोसेसिंग है और बहुत स्पीड से किसी काम को करना है तो वहाँ पर पैरेलली सबको एक साथ काम करना होगा। इसका एक्सपेंसिव ये बहुत ज़्यादा होता है, ये कॉस्टली होता है, महँगा बहुत ज़्यादा होता है, इसको आम लोग अपने लिए नहीं खरीद सकते हैं। स्टोरेज इसका बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है? लार्जेस्ट, फास्टेस्ट अमंग ऑल, सबसे ज़्यादा फास्ट है, ठीक है? इसके बारे में हमने बात किया। मल्टी यूज़र, इसमें हज़ारों हज़ार, हज़ारों लाखों लोग इस पर एक साथ इसके एक डेटा सर्वर से, डेटाबेस से काम कर सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा यूज़र का संख्या बढ़ा तो साइज़ भी बढ़ा, स्पीड भी बढ़ा, स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ा, सब कुछ बढ़ते गया, एक्सपेंसिव हुआ, ठीक है? कॉस्ट बढ़ा। तो हम लोगों ने सब कंप्यूटर के बारे में साइज़ के आधार पर देख लिया। अगर हम बात करेंगे कि जो सुपर कंप्यूटर का है स्पीड किसमें नापा जाता है? सुपर कंप्यूटर का स्पीड किस किस यूनिट पे मापा जाता है? तो आपको याद रखना है सुपर कंप्यूटर का जो स्पीड है वो मापा जाता है फ्लॉप्स पे। किस पे? फ्लॉप्स पे मापा जाता है। ये फ्लॉप्स क्या होता है? इसके स्पीड को किस चीज़ में मेजर किया जाता है? अब आप बताइए कि इससे पहले जो कंप्यूटर्स थे उसको नैनो सेकंड, मिली सेकंड, माइक्रो सेकंड में, पेटा सेकंड में हम लोग मेजर करते थे। लेकिन ये बहुत ज़्यादा फास्ट है। इसको क्या करते हैं कि इसमें जो प्रोसेस होना होता है, मल्टी प्रोसेसिंग है, एक साथ हज़ारों, लाखों प्रोसेसर इसमें लगाए जाते हैं, तो इसका स्पीड बताइए कितना होगा? तो इसका स्पीड आपसे केवल पूछा जाएगा कि किस चीज़ में मेजर करते हैं, तो आपको बताना है फ्लॉप्स यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। इसका फुल फॉर्म याद रख लीजिए, ठीक है? फ्लोटिंग फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। ठीक है। तो हमने इससे पहले जो देखा था कि जो कंप्यूटर जिस डिजिट पर काम करता है वो क्या करता है 0101 इस तरह से काम करता है। लेकिन जो ये इसका स्पीड मापता है फ्लोटिंग पॉइंट का मतलब होता है फ्रैक्शनल वैल्यू। हम लोग इसको फ्रैक्शन में भिन्न वैल्यू में भी मेजर कर सकते हैं। तो इसका केवल इतना याद रखना है कि फ्लोप्स में इसका स्पीड को मेजर किया जाता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा इसके ऑपरेशंस के बारे में बताइए। और आजकल जो कंप्यूटर जो मॉडर्न वर्ल्ड में कंप्यूटर है इसको पेटा फ्लॉप्स में मेजर किया जाता है। पेटा फ्लॉप्स में मेजर किया जाता है। पेटा फ्लॉप्स में अभी जो मॉडर्न सुपर कंप्यूटर्स है इसको पेटा फ्लॉप्स में मेजर किया जाता है। पी फ्लॉप्स में पेटा होता है 10 टू द पावर 15, ठीक है? एक पेटा बराबर 10 टू द पावर 50, ये होता है इसका पेटा का मतलब। तो इतना ज़्यादा स्पीड इसका होता है तो इसको मेजर भी करने के लिए इस यूनिट का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए मॉडर्न सुपर कंप्यूटर पेटा फ्लॉप्स में मेजर किया जाता है। मल्टी यूजर है, इसके बारे में हमने बात किया। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसके हिस्ट्री के बारे में। वर्ल्ड में कितने सुपर कंप्यूटर्स हैं और इंडिया में कितने सुपर कंप्यूटर हैं? अभी इंडिया में लगभग 11 से 12 सुपर कंप्यूटर्स हैं। हमारा इंडिया भी किसी से कम नहीं है। तो जो फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर है वो कौन है? सेमर क्रे। सेमर क्रे है, ठीक है? ये अमेरिकन एक साइंटिस्ट थे, फादर हैं सुपर कंप्यूटर के। उन्होंने बनाया था जो कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर, उसका नाम था CDC 6600, CDC 6600, और इसी का नाम पड़ गया क्रे 1। तो अगर आपसे पूछे कि पहला सुपर कंप्यूटर कौन है तो क्रे 1 है। इसको बनाने वाले कौन थे? सेमोर क्रे। इसीलिए फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर भी कहा जाता है सेमोर क्रे को।
तो इसका क्रे सीरीज का क्रे 1 है, क्रे 2 है और भी डिफरेंट सुपर कंप्यूटर हैं। कंट्रोल डेटा साइबर 205 ये डिफरेंट सुपर कंप्यूटर्स हैं, फास्ट है बहुत ज़्यादा। अच्छा, सुपर कंप्यूटर का यूज कहाँ पर किया जाता है? हमने पहले इससे पहले जो देखा था मेन फ्रेम कंप्यूटर को बहुत ज़्यादा जब लाखों करोड़ों डेटा को प्रोसेस करने में जिस कंप्यूटर का यूज होता है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर है। यानी कि डेटा पर अगर ध्यान देना है, ठीक है, कि कितना हम काम कर रहे हैं तो आपको मेन फ्रेम कंप्यूटर के पास जाना होगा। कितना जल्दी काम कर रहे हैं तो आपको सुपर कंप्यूटर के पास आना है। तो सुपर कंप्यूटर का यूज वहाँ होता है जहाँ पर कि जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, थोड़ा हाई लेवल का मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करना होता है। हाई लेवल का मैथमेटिकल कैलकुलेशन का मतलब यानी कि इसको स्पेस टेक्नोलॉजी में यूज करते हैं। अब हमें रॉकेट रॉकेट किस एंगल पे छोड़ना है, क्या बोलते हैं, अर्थ के सरफेस से, जो कि वहाँ पर स्पेस में जाकर वो फिट कर जाए, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में मैथमेटिकल कैलकुलेशन का ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए कोई एक इंसान इस कैलकुलेशन को एक इतने एक्यूरेसी के साथ नहीं कर पाएगा। तो हाई लेवल का इंटेंसिव मैथमेटिकल ऑपरेशन कैलकुलेशन जहाँ पर करना होता है वहाँ पर सुपर कंप्यूटर का यूज होता है। जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी हो गया, नासा, इसरो, ये सारे के सारे सुपर कंप्यूटर यूज करते हैं। वेदर फोरकास्टिंग यानी कि मौसम का अनुमान लगाने में जो कंप्यूटर का यूज किया जाता है वो कौन सा है? सुपर कंप्यूटर है, वेदर फोरकास्टिंग। अब वेदर फोरकास्टिंग कितने अमाउंट में, कितना ह्यूज जो साइक्लोन आ रहा है या फिर कब आएगा, तो इसका कैलकुलेशंस जो है कौन कर पाएगा? इतना जो अच्छा अमाउंट में इंटेंसिव कैलकुलेशन है वो सुपर कंप्यूटर करता है। तो जहां पर स्पीड में अब ये स्टॉर्म आ चुका है, तूफान आ चुका है, थंडर आ चुका है, साइक्लोन, सुनामी आ चुका, उसके बाद कैलकुलेशन करेगा तो क्या ही फायदा है? तो स्पीड भी मायने रखता है वेदर फोरकास्टिंग में। ठीक है, साइंटिफिक रिसर्च में जहां पर न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी जो होता है वो बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट का एनर्जी है। ठीक है, अब ये अगर इसका कैलकुलेशन सही से नहीं किया गया, थोड़ा भी गलती हुआ तो तुरंत क्या होगा? इसमें विस्फोट हो जाएगा और पूरा इंसानी जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। न्यूक्लियर एटम बम है ये सब। तो न्यूक्लियर एनर्जी वाले रिसर्च में इसको यूज किया जाता है। और जियोलॉजिकल डेटा, जैसे कि आप जीपीएस वगैरह यूज करते हैं, जीपीएस, ठीक है, आप जिस जगह पे हैं आप देख रहे हैं कि आपको ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जो आप गूगल मैप स्टार्ट करते हैं और आपको एक्यूरेट जानकारी दे देता है जगह का कि लॉन्गिट्यूड कितने पे है, आप लैटिट्यूड कितने पे हैं, सैटेलाइट से जानकारी लेता है और आपको कैलकुलेशंस करके वो आपको जो है एक परफेक्ट कोऑर्डिनेट, 3D कोऑर्डिनेट में आपको जगह का बता देता है। ये कैलकुलेशन किसके द्वारा होता है? क्या कोई इंसान करके देता है? नहीं। तो जहाँ पर मैथमेटिकल कैलकुलेशन का बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा वो सुपर कंप्यूटर करता है। तो हम लोगों ने अभी तक कंप्यूटर के डिफरेंट टाइप्स देखे साइज के आधार पर, ठीक है, उसके पहले हम लोग जनरेशंस देखा था। अब हम लोग देख लेते हैं कि वर्ल्ड वाइड जो कंप्यूटर्स हैं सुपर कंप्यूटर, उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, इसको आप नोट्स पे लिख भी सकते हैं या फिर आप सुनिए, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, वर्ल्ड लेवल में जो सुपर कंप्यूटर्स हैं, वर्ल्ड में जो सुपर कंप्यूटर्स हैं वो क्या है? तो चाइना और अमेरिका सुपर कंप्यूटर के मामले में बहुत आगे है। ठीक है, 2008 की बात है, आईबीएम ने एक आईबीएम रोड रनर, याद रखिएगा, आईबीएम रोड रनर एक सुपर कंप्यूटर है जो यूएसए के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, आईबीएम रोड रनर, ये याद रखिएगा, केवल नाम याद रखिएगा कि ये एक सुपर कंप्यूटर है, यूएसए ने बनाया था 2008 में। ठीक है, उसके बाद एक सुपर कंप्यूटर आया, इसने यूएसए में ही बना, जिसका नाम था क्रे क्रे जैगवार। ठीक है, क्रे जैगवार एक सुपर कंप्यूटर है जिसको किसने बनाया? यूएसए के द्वारा ही बनाया गया था। वो साल वगैरह याद नहीं रखना है, यूएसए का एक सुपर कंप्यूटर है क्रे जैगवार। अगला है टियान ए टियान ए सीरीज का जो सुपर कंप्यूटर है वो चाइना का है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है चाइना का है। टियान ए सुपर कंप्यूटर, ये किसका है? चाइना का है। और टियान ए 1A और डी टी टियान ए NUDT टियान ए 2 भी जो है वो चाइना का ही है। तो ये सुपर कंप्यूटर्स के नाम है, क्रे जैगवार, आईबीएम रोड रनर, ये वर्ल्ड लेवल पर सुपर कंप्यूटर्स हैं। ठीक है, क्रे जैगवार ये बहुत ज़्यादा फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर्स है। क्रे जैगवार, टियान ए 1A, NUDT टियान ए 2 चाइना का सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, और अगर एक एक और कुछ इंपॉर्टेंट जो सुपर कंप्यूटर्स है, जैसे कि क्रे नाम जैसे आया तो वो यूएसए का सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, और क्रे आ जाएगा तो क्या होगा? वो सुपर कंप्यूटर भी होगा। और हमने पहले बताया था जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था वो क्रे 1 था, या फिर आप बोल सकते हैं उसे CDC 6600। किसने बनाया था? तो सेमर क्रे ने बनाया था। अब ये क्रे टाइटन किसका है? यूएसए का है। अभी तक तो ये कुछ सुपर कंप्यूटर हम लोगों ने देखा वर्ल्ड लेवल पे, आईबीएम रोड रनर, क्रे जैगवार, टियाने 1A, NUDT टियाने 2,
क्रे टाइटन, ये सब सुपर कंप्यूटर है। लेकिन जब जब पूरा दुनिया, एक मिनट, जब पूरी दुनिया कोरोना से त्रस्त था तो उस टाइम पर जापान ने बाजी मार लिया, और जापान में अभी 2020 में, ठीक है, जापान में 2020 में दुनिया का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर बना दिया, जिसका नाम है फूगाकू। ठीक है, कब बनाया? ये 2020 में बनाया। फूगाकू दुनिया का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, वर्ल्ड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर क्या होता है, इसके क्या फीचर्स हैं, ये सब हमने बात कर लिया है। वर्ल्ड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर जापान का है, ठीक है, फूगाकू, याद रखिएगा इतना। अब हम लोग चलते हैं, थोड़ा इंडिया के बारे में बात कर लेते हैं कि इंडिया में कितने सुपर कंप्यूटर्स हैं। ठीक है, इंडिया में कितने सुपर कंप्यूटर्स हैं, अगर इसके बारे में हम बात करें तो इंडिया में सबसे पहले सुपर कंप्यूटर बना था 1990 में, यानी कि 1990 में इंडिया में पहला सुपर कंप्यूटर किस कंपनी के द्वारा बनाया गया था? सी डैक कंपनी के द्वारा। किसके द्वारा? सी डैक कंपनी, पुणे। ठीक है, सी डैक पुणे के द्वारा इंडिया में 1990 में पहला सुपर कंप्यूटर बनाया गया था। अगर आपसे सी डैक का कोई फुल फॉर्म पूछे तो आप बता सकते हैं कि सेंटर फॉर डेवलप्ड ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। इसको लिख देते हैं, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। ये है एक कंपनी जो कि पुणे में है, और इसने इंडिया में सबसे पहले क्या बनाया? तो इंडिया में सबसे पहले बनाया था सुपर कंप्यूटर सी डैक कंपनी, जो कि पुणे में है, और इसके जो हेड थे उस टाइम पर वो कौन थे? तो विजय भाटकर साहब। ठीक है, सी डैक के हेड जो थे विजय भाटकर, याद रखिएगा, विजय भाटकर। इसीलिए इंडिया में अगर सुपर कंप्यूटर का जन्मदाता या फिर इंडिया में सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो इंडिया के सुपर कंप्यूटर, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर इन इंडिया, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर इन इंडिया जो है वो किसे कहा जाता है? विजय भाटकर को। सी डैक के मालिक थे, सी डैक के जो हेड थे, उन्होंने बनाया था 1990 में। और किस सीरीज का सुपर कंप्यूटर बनाया था? तो परम सीरीज का सुपर कंप्यूटर यहाँ पर बना था इंडिया में, परम सीरीज का। जैसे अभी आप लोग देखते होंगे परम 1, परम 2, परम युवा, ठीक है, तो डिफरेंट टाइप का जो परम सीरीज का सुपर कंप्यूटर है, और उस समय जो सुपर कंप्यूटर बना था उसका नाम था परम 8000। परम 8000 पहला सुपर कंप्यूटर है, 1990 में बनाया गया था इंडिया में, परम सीरीज का। अभी तो बहुत सारे सुपर कंप्यूटर आ गए हैं परम नाम से, जैसे कि परम युवा 2, डिफरेंट डिफरेंट सुपर कंप्यूटर्स आ गए हैं। अगर लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर की बात करें इंडिया की, लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर इंडिया में जो फास्टेस्ट है तो प्रत्यूष, याद रखिएगा, प्रत्यूष और मिहिर। ठीक है, प्रत्यूष और मिहिर। अच्छा, सुपर कंप्यूटर का क्या काम है? इसमें है क्या कि फास्टेस्ट कैलकुलेशन जहां जरूरत पड़ता है, इंटेंसिव मैथमेटिकल कैलकुलेशन, वहां पर हम लोग सुपर कंप्यूटर का यूज करते हैं। जैसे कि वेदर फोरकास्टिंग में, तो इंडिया जो है वेदर फोरकास्टिंग में बहुत आगे है। तो प्रत्यूष जो है कहां पर रखा गया है? प्रत्यूष को नोएडा में रखा गया है, मौसम विभाग में रखा गया है नोएडा में। ठीक है, और इसको जो ये 2018 में बनाया गया था, प्रत्यूष को 2018 में बनाया गया था। ठीक है, मौसम विभाग के द्वारा रखा गया है इंडिया में, नोएडा में। उसके बाद प्रत्यूष और मिहिर भी एक सुपर कंप्यूटर है। आपसे इतना पूछा जाएगा, आप इतना ही याद रखिएगा। अनुपम सीरीज का जो सुपर कंप्यूटर है इंडिया का है, अनुपम सीरीज का। उसके बाद याद रखिएगा फ्लो सॉल्वर। ठीक है, फ्लो सॉल्वर जो है ये भी एक सुपर कंप्यूटर है, फ्लो सॉल्वर मार्क 3। ठीक है, ये इंडिया का ही है। ठीक है, इसे इसको किसने बनाया था? तो ये बार्क ने बनाया था, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा इसे बनाया गया था। उसके बाद एक पेस सीरीज का, ठीक है, पे इतना आपको, अगर इतना आपने अगर जान लिया है या फिर लिख लिया है तो ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पेस सीरीज का सुपर कंप्यूटर भी आया, ये इंडिया में पेस सीरीज का। और ये पेस का क्या है फुल फॉर्म? तो प्रोसेसर, याद रखिएगा, प्रोसेसर फॉर एरोडायनेमिक। ठीक है, प्रोसेसर फॉर एरोडायनेमिक कंप्यूटिंग एंड एवोल्यूशन। ये किसके लिए बनाया गया था? तो डीआरडीओ के लिए बनाया गया था, डिफेंस रिसर्च ये ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, ये जो है डीआरडीओ,
डिफेंस का एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसके द्वारा बनाया गया था, इसके लिए बनाया गया था पेस सीरीज का सुपर कंप्यूटर इंडिया में, प्रोसेसर फॉर एरोडायनेमिक कंप्यूटिंग एंड इवोल्यूशन। ठीक है, तो पेस सीरीज का सुपर कंप्यूटर भी इंडिया में बनाया गया था। इंडिया में और भी बहुत सारे सुपर कंप्यूटर्स हैं जो कि हम किसके द्वारा, एमसीक्यू के द्वारा आप लोगों को समझा देंगे। जैसे कि पृथ्वी है, सागा 220 है, एका है, वर्गो है। तो ये सब आपको भी याद रखना है, एमसीक्यू में हम इसे डाल देंगे। जैसे कि पृथ्वी याद रख लीजिएगा, सुपर कंप्यूटर है इंडिया का, पृथ्वी है। परम परम सीरीज का परम युवा 2, परम युवा, एका है, एका है, वर्गो है, सागा है। तो ये सारे के सारे सुपर कंप्यूटर्स हैं जो कि इंडिया में अभी काम कर रहे हैं। इंडिया में अभी 11-12 सुपर कंप्यूटर्स हैं। इसका काम किस लिए होता है, इसका कैसा प्रॉपर्टीज है, सब कुछ हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो डाटा हैंडलिंग या फिर वर्क के आधार पर किस तरह के डाटा को ये क्या करता है, ये रिस्पॉन्स करता है, उसके आधार पर ये क्या करता है, आउटपुट देता है। तो उसके आधार पर 3 तरह का कंप्यूटर बनाया गया है। क्या क्या बनाया गया है? 3 तरह के कंप्यूटर बनाए गए हैं। एनालॉग कंप्यूटर, ठीक है? तो यहाँ पर इसको हम केवल समझा समझा देते हैं, एमसीक्यू में वहाँ से क्लियर हो जाएगा। एनालॉग कंप्यूटर मतलब वो होता है जो एनालॉग डेटा को, ठीक है, एनालॉग क्वांटिटी को एक्सेस करता है और उसको न्यूमेरिकल वैल्यू में आपके सामने लाकर खड़ा कर देता है। आप जान जाते हैं कि इसका क्या मेजरमेंट है। एनालॉग क्वांटिटी कौन से क्वांटिटी होते हैं? वैसे क्वांटिटी जो टाइम के साथ, ठीक है, वैसे क्वांटिटी जो टाइम के साथ चेंज होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। फिजिकल क्वांटिटी, वैसे फिजिकल क्वांटिटी जो टाइम के साथ चेंज होते रहते हैं। तो अब उसका मेजरमेंट हम कैसे करेंगे? फिजिकल क्वांटिटी जो टाइम के साथ चेंज होते रहते हैं, तो उसको उसको मेजर करने के लिए जिस डिवाइस का यूज किया जाता है उसे एनालॉग कंप्यूटर कहा जाता है। जैसे फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन से होते हैं उस तरह के, जैसे टेम्परेचर हुआ, प्रेशर हुआ, इलेक्ट्रिक एनर्जी जैसे ये वोल्टेज कितना है, करंट कितना है। तो ये सब मेजर करने के लिए, या फिर आप क्या बोलते हैं, स्पीड आपके गाड़ी में कितना है अभी, ठीक है, स्पीडोमीटर जो लगा है, स्पीड आपके गाड़ी में। पेट्रोल पंप पे जो काउंटर है वह भी एक तरह का एनालॉग कंप्यूटर ही है। तो इसमें क्या कहता है, वैसे वैसे क्वांटिटी, वैसे फिजिकल क्वांटिटी जो टाइम के साथ साथ चेंज होते हैं, अब हमें इसे मेजर करना है। तो उसको मेजर करने के लिए जिस डिवाइस का यूज किया जाता है उसे एनालॉग कंप्यूटर कहा जाता है। जैसे कि आप अपने घड़ी में जो, आप अपने हाथ में जो घड़ी पहने हैं वह भी एनालॉग कंप्यूटर है। आपका जो थर्मोमीटर है, ठीक है, थर्मोमीटर जो होता है वह टेम्परेचर को मेजर करके देता है। ठीक है, आपका जो ये क्या बोलते हैं, आपकी गाड़ी में जो स्पीडोमीटर लगा हुआ है, स्पीडोमीटर, यह भी एक तरह का क्या है, एक तरह का एनालॉग कंप्यूटर जो स्पीड आपको मेजर करके देता है। वह टाइम के साथ हमेशा चेंज होते रहता है। एनालॉग क्वांटिटी इनपुट लेता है और उसको नंबर के फॉर्म में आपको दिखा देता है कि आपके शरीर का टेम्परेचर अभी 100 डिग्री है, 97 डिग्री है, या फिर यहाँ पर प्रेशर जो है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, या फिर ऐसे भी जितने भी, जैसे इलेक्ट्रिक वोल्ट यहाँ पर कितना है, तो वोल्ट मीटर हम लगाकर उसका यूज कर लेते हैं एनालॉग कंप्यूटर, और उससे हमको क्या होता है, वहाँ का रीडिंग पता चल जाता है। तो इसका यूज हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं? इसका यूज साइंटिफिक पर्पज़ में हम लोग कर सकते हैं, ठीक है? इस तरह के, जैसे कि इलेक्ट्रिक वोल्ट मीटर जानना है, हमें यहाँ का प्रेशर कितना है उसको जानना है, या फिर हमें यहाँ पर कितना टेम्परेचर है उसको जानना है, तो उन सब जगहों पर एनालॉग कंप्यूटर का यूज होता है। वैसे इसका स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है? एनालॉग कंप्यूटर वो होते हैं। अच्छा, ये जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं वो कौन से कंप्यूटर हैं? आप अगर इसको लिखे हैं तो लिख लीजिए, नहीं तो आप समझ लीजिए। डिजिटल कंप्यूटर कौन से कंप्यूटर होते हैं? तो डिजिटल कंप्यूटर वो होते हैं जो डिजिटल सिग्नल या फिर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल पर काम करता है। इंफॉर्मेशन इस तरह से लेता है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल या फिर डिजिटल सिग्नल पर काम करता है। जैसे कि 0 1 पर, ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर के बारे में बात कर रहे हैं। 0 1 पर ये काम करता है, डिस्क्रीट फॉर्म में या तो ऑन होगा या फिर ऑफ होगा। ये कंटिन्यूअस वाला बात नहीं होता। एनालॉग क्वांटिटी को ये अगर लेगा भी, अगर एनालॉग क्वांटिटी को ये इनपुट के तौर पे लेगा, तो सबसे पहले उसको क्या करेगा, ये डिजिटल फॉर्म में 0 1 के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेगा। तब ये क्या करेगा, ये सिस्टम को, डिजिटल कंप्यूटर्स को इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को देगा, और वो फिर क्या करेगा, आपको आउटपुट दे देगा। तो डिजिटल कंप्यूटर जो है, जो हमारा पर्सनल कंप्यूटर है, जो लैपटॉप्स हैं,
ये सारे के सारे क्या है, डिजिटल कंप्यूटर है और ये 0-1 वाले सिस्टम पर, बाइनरी सिस्टम पर काम करता है, ना कि एनालॉग कंप्यूटर पर। तो ये हम लोगों ने देखा डिजिटल कंप्यूटर और इसका यूज क्या है, सब कुछ हम लोगों ने पीछे देख देख लिया है। अब देखिए हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है। ये सारे के सारे डेटा हैंडलिंग के आधार पर या फिर वर्क के आधार पर सारे के सारे क्या हैं, कंप्यूटर्स हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर कौन से कंप्यूटर होते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो कि मिक्स होते हैं एनालॉग के और डिजिटल के, ठीक है? एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर के मिक्सचर कंप्यूटर को कहा जाता है हाइब्रिड कंप्यूटर। यानी कि ये एनालॉग फॉर्मेट में क्या करेगा, मेजर करेगा डेटा को, ठीक है? मेजर करेगा एनालॉग फॉर्मेट में और उसको जो स्टोर करके रखेगा, उन डेटा को स्टोर करके क्या करेगा, रखेगा, स्टोरेज कैपेसिटी भी होता है उसके पास और वो स्टोर करके आपको दे देगा। तो वहाँ पर डिजिटल कंप्यूटर जैसा काम करेगा और ये जो आपको आउटपुट दिखाएगा वो एनालॉग सिग्नल के रूप में दिखाएगा। आउटपुट जो दिखाएगा वो आपको स्क्रीन के वो एनालॉग सिग्नल के रूप में दिखाएगा। जैसे कि आप हॉस्पिटल में देखे होंगे ईसीजी, ठीक है? ईसीजी, तो आपको ईसीजी वाले स्क्रीन पर किस तरह का सिग्नल दिखता है? इस तरह का सिग्नल दिखता है। ये क्या डिजिटल सिग्नल है? नहीं, ये एनालॉग सिग्नल है। इसमें डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर दोनों के प्रॉपर्टी आते हैं। एनालॉग रूप से ये क्या करता है, वहाँ पर मेजर करता है किसको? हार्ट बीट को, टेम्परेचर को, प्रेशर को मेजर कर लिया, उसके बाद उसको स्टोर कर लेता है डिजिटल कंप्यूटर के रूप में और आपको आउटपुट एनालॉग सिग्नल के रूप में दिखा देता है। ईसीजी में आप देखते होंगे इस तरह का आपको कुछ सिग्नल्स दिखते होंगे और अगर ये सिग्नल्स क्या होते हैं, यही ईसीजी के फॉर्मेट में आपको स्टोर करके रख के आपको दे भी देता है। तो हाइब्रिड कंप्यूटर वो कंप्यूटर्स होते हैं जो डिजिटल और किसका मिक्सचर होता है, जो एनालॉग और डिजिटल का, तो वो उसे हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। किसी भी टाइप का हॉस्पिटल में जो डायलिसिस होता है तो उस टाइप के यूज में हम लोग हाइब्रिड कंप्यूटर का यूज करते हैं। ठीक है, तो आपको सब समझ में आ गया डेटा हैंडलिंग के आधार पर जो कंप्यूटर्स होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। अच्छा, हम लोग थोड़ा सा एक कंप्यूटर और देख ही लेते हैं, जैसे कि पर्पस के आधार पर आपका उद्देश्य कैसा है, उस किस उद्देश्य से आप जो है कंप्यूटर को खरीद रहे हैं, तो उसके आधार पर दो तरह के कंप्यूटर होते हैं। एक होता है सामान्य उद्देश्य वाला कंप्यूटर, जनरल पर्पस कंप्यूटर, जनरल पर्पस, और दूसरा होता है स्पेसिफिक पर्पस, ठीक है, स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर। तो स्पेसिफिक मतलब क्या, किसी एक सिंगल वर्क के लिए, ठीक है, किसी एक सिंगल वर्क या फिर किसी एक सिंगल परफॉर्मेंस करने के लिए, सिंगल टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम अगर किसी कंप्यूटर को खरीदते हैं तो वह होता है हमारा स्पेसिफिक पर्पज। और आप अगर जनरल पर्पज के लिए कि आप उसको मल्टी यूज कर सकते हैं, उसमें बहुत सारे परफॉर्मेंस को मल्टीटास्किंग, ठीक है, इसको आप किसी एक सिंगल काम के लिए यूज नहीं करते हैं तो वह कहलाता है जनरल पर्पस कंप्यूटर। जैसे कि हमारा पीसी है, हमारा लैपटॉप है, वो सारे के सारे जनरल पर्पस जो होम होम ये क्या बोलते हैं, घरों में जो कंप्यूटर्स यूज हो रहे हैं अभी, वो सारे के सारे कैसे कंप्यूटर हैं, वो सारे के सारे कंप्यूटर जो हैं वो हैं आपके जनरल पर्पस कंप्यूटर। होम में, ऑफिसेज में, ये सारे के सारे कैसे हैं, जनरल पर्पस कंप्यूटर। और स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर के बारे में बात करें तो जैसे कि कभी एक केवल रिजर्वेशन करने के लिए हम कोई कंप्यूटर खरीद लिए, ठीक है, या फिर सैटेलाइट कहाँ है, नहीं है, उसको ट्रैक करने के लिए जो कंप्यूटर किसी एक सिंगल परफॉर्मेंस के लिए, सिंगल टास्क को परफॉर्म कराने के लिए जो हम लोग कंप्यूटर लेते हैं स्पेसिफिकली पर्पस के लिए, तो वो कहलाता है स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर। तो यहाँ हम लोगों ने देख लिया टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, किस किस आधार पर कंप्यूटर को बांटा जा सकता है, उसके टाइप देखें, अभी कौन कौन से कंप्यूटर हैं जो कि उस आधार पे बांट कर आपको नाम भी दिखाएं, कौन सा हमारा पहला और ये है। अच्छा, फर्स्ट स्मार्टफ़ोन जो है, फर्स्ट लैपटॉप क्या है? अच्छा, फर्स्ट लैपटॉप के बारे में हमने बताया था क्या कि फर्स्ट लैपटॉप कौन-सा है? तो आप अगर नहीं बताए हैं तो फर्स्ट लैपटॉप मैंने शायद बताया होगा कि तोशिबा, तोशिबा T100 जो है फर्स्ट लैपटॉप है। और लैपटॉप का फादर किसे कहा जाता है? तो बिल मॉगरेज को कहा जाता है। याद रखिएगा, बिल मॉगरेज को। अगर नहीं बताया था तो इसीलिए बता दिया, अगर बताया होगा तो आपका रिवीजन हो गया होगा। तो बिल मॉगरेज को ये फादर ऑफ लैपटॉप कहा जाता है। लैपटॉप, डेस्कटॉप, पाम टॉप जो हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स हैं, सारे के सारे लैपटॉप जो कंप्यूटर्स हैं, सारे माइक्रो कंप्यूटर्स हैं। और फिर हमने देखा मिनी कंप्यूटर, फिर हमने मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर को अपने देश का प्रधानमंत्री मानिए, मैन फ्रेम कंप्यूटर को अपने राज्य का मुख्यमंत्री मानिए, जो मिनी कंप्यूटर है उसको अपने जिले का डीएम डीसी मानिए, और जो
माइक्रो कंप्यूटर है वो अपने पब्लिक मानिए सबके हाथ में माइक्रो कंप्यूटर्स अभी पड़ा हुआ है। तो सबके बारे में हम लोगों ने देखा। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको कुछ यहाँ से जानकारी मिली है, इसके बाद एमसीक्यू करके देख लीजिएगा। सब कुछ जो फैक्ट्स बच गए हैं, वो फैक्ट्स एमसीक्यू के थ्रू कंप्लीट हो जाएँगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। लोगों तक हमारे चैनल को शेयर कीजिए। हमारी मंशा पूरी तरह से साफ़ है, ठीक है? व्हाट्सएप में, अपने फेसबुक में स्टेटस के थ्रू लोगों को बताइए। चलिए आप अपनी तैयारी को पुख्ता कीजिए। हम तब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।